हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ किसलय भाग 2 क्लास 9th NRB BSCB यानी बिहार बोर्ड, जो कि हमारे उर्दू के बच्चों का होता है। तो आज मैं चर्चा करूँगी पाठ 7 साइकिल की सवारी। ठीक है, तो यह एक व्यंग कथा के रूप में है, जिसमें सुदर्शन जी ने साइकिल चलाने का हाल चाल बताया है। तो सर्वप्रथम आप इस पाठ को ध्यान से अच्छे से पढ़ें। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा, और जब आप पढ़ लेंगे तो उसकी जो विषय वस्तु है आपको जानकारी हो जाएगी। तो इस क्लास में हम जानेंगे पहले लेखक परिचय। साइकिल की सवारी के लेखक कौन है? सुदर्शन जी। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे लेखक परिचय, फिर पाठ परिचय, और उसके बाद प्रश्न अभ्यास के बारे में। ठीक है, तो चलिए नाउ स्टार्ट लेखक परिचय के बारे में। तो हमने जाना इनके लेखक कौन है? सुदर्शन जी। सुदर्शन जी जो हैं वह प्रेमचंद युगीन परंपरा के कहानीकार हैं। ठीक है, जैसे पहले प्रेमचंद जी ने उर्दू में लेखन शुरू किया और बाद में हिंदी की तरफ आए, वैसे ही सुदर्शन जी ने भी किया। तो ये उर्दू और हिंदी दोनों के कहानीकार रचनाकार माने जाते हैं। उपेंद्र अस्क और इनके समानांतर जितने भी लेखक हुए, उन्होंने इनका क्या कहते हैं, इन्होंने उनका क्या किया, मार्गदर्शन पाकर वैसे ही रचना की। ये प्रेमचंद से और उपेंद्र नाथ अस्क से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, इनका जन्म 1896 ईस्वी सियालकोट, जो अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम था पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। सुदर्शन इनका उपनाम था। ये सुदर्शन नाम से लेखन का कार्य करते थे। जैसे शुरू में उनका कि प्रेमचंद जी का असली नाम क्या था? नवाब राय से लिखते थे, वो लिखते थे ना। तो उन्होंने भी उपनाम के रूप में लिखने के लिए सुदर्शन नाम का प्रयोग किया। इनके पिता श्री अविनाशी लाल भाटिया जी थे, माता श्रीमती सीता देवी। इनकी जो विधाएं थी, यानी कि इन्होंने जो रचनाएं की, हिंदी के विभिन्न विधाओं में किया, जैसे कविता, उपन्यास, कहानी, फिल्म पटकथा। इन्होंने फिल्म पटकथा भी लिखी और बहुत प्रसिद्ध भी हुए। इन्होंने एक फिल्म का निर्देशन भी किया, जैसा कि प्रमाण रूप में प्राप्त होता है, और इन्होंने गीत भी लिखे और प्रहसन भी लिखा। प्रहसन क्या? मजाक के रूप में जो सीन होते हैं, चाहे वह एक दृश्य का हो, 4 दृश्य का हो, चुटकुले के अर्थ में नहीं, प्रहसन का भी उन्होंने लेखन किया। ये हिंदी एवं उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। मैंने आपको भी तुरंत बताया ये बात। इनकी जो भाषा थी एकदम सरल थी, स्वाभाविक थी और प्रभावोत्पादक थी, यानी प्रभावशाली थी। तुरंत लोगों को अट्रैक्ट कर लेती थी, क्योंकि इनकी जो लिखने की शैली थी वो भी एकदम सरल थी, स्वाभाविक। उनके रचना को पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता था कि हमारे घर की घटना हो। इतनी नज़दीक थी, इतनी स्वाभाविक थी इनकी रचनाएं। ऐसा प्रतीत होता था कि आसपास की हमारी ही घटना हो रही है। और ये लेखन में मुहावरेदार शब्दों का भी प्रयोग करते थे, जिससे कि उनकी रचनाएं आकर्षक होती थी और अपनी बातों को, अपनी विषय वस्तु को कहने में उनको एकदम स्पष्टता मिलती थी। ठीक है, इनका दृष्टिकोण सुधारवादी एवं आदर्शवादी था। जिस समय इनका दौर चल रहा था, जिस समय इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया, तो उस समय क्या था, हमारी जो हिंदी यानी साहित्य और समाज दोनों ऐसे दौर से गुजर रहा था जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अग्रसर था। नहीं, साहित्य में भी स्वतंत्रता की एकदम भयंकर लहर चल रही थी, और समाज में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे। तो उस समय का दौर ऐसा था, तो उन्होंने यथार्थ से यानी स्वाभाविक रूप का चित्रण हमें प्राप्त दिखता था वहाँ उस समय की रचनाओं में। तो सुदर्शन जी ने भी वैसा ही काम किया, और आदर्शवादी के मतलब जो भी वो लिखते थे उसमें कुछ ना कुछ आदर्श छुपा होता था। वह इस तरह से अपनी बातें कहते थे, उनका आदर्श
उनकी रचनाओं में साफ दिखने लगता था। और सुधारवादी, जो समाज में जो कष्ट हैं, जो दिक्कतें हैं, उसका सुधार किस रूप से हो, चाहे किसी भी पक्ष का हो, बाल विवाह का, विधवा विवाह का, स्त्री शिक्षा का, या और भी गरीबी अमीरी, जाति प्रथा का, आदि बहुत सारे विषयों पर इन्होंने सुधारवादी लेख लिखे। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हार की जीत, इनकी पहली कहानी उन्हें जो थी, यह हार की जीत क्या थी, उनकी पहली कहानी थी। ठीक है, यह उनकी पहली कहानी थी, याद रखिएगा, जो 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह इनकी पहली कहानी थी। इसके अलावा सच का सौदा, पत्थरों का सौदागर, साइकिल की सवारी इनकी कहानी थी। भागवंती इनका उपन्यास था जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ। और सिकंदर नाम से इन्होंने पटकथा लिखी फिल्म के लिए। और ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट एक प्रहसन भी उन्होंने लिखा जो उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। और एक दो लोकप्रिय गीत जो आज भी आप विशेष वर्ग के मुंह पे आप गाते सुन जाएंगे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, और बाबा मन की आंखें खोल, यह इनका लोकप्रिय गीत था जो उस समय मतलब लोक परंपराओं में लगातार गाया जाने लगा और बहुत प्रसिद्ध हुआ। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, यह तो जन जन के मुंह पे आ गया था। ठीक है। इनकी मृत्यु 16 दिसंबर 1967 को हुई। तो ये आपको लेखक का पूरा परिचय हमने दिया। अब थोड़ा पाठ परिचय के रूप में हम जान ले, यह गद्य विधा है, एक व्यंग कथा के रूप में हमारे सामने आई है। यहाँ पर लेखक ने साइकिल की सवारी, और यहाँ पर शुरुआत में साइकिल की सवारी और हारमोनियम का बजाना दोनों को एक तुलनात्मक रूप में दिखाते हुए इन्होंने कहा है कि दोनों मेरे लिए हमेशा मुश्किल रहा, यानी कि मेरे भाग्य में दोनों को चलाना एकदम मुश्किल रहा और अंततः मैं नहीं चला पाया। तो हारमोनियम की चर्चा तो यही एक पंक्ति में आई है, लेकिन साइकिल चलाने की जद्दोजहद और के रूप में जो इन्होंने ये व्यंग कथा लिखी है वह अपने आप में एकदम बहुत ही आकर्षक है। और अपने ऊपर व्यंग करते हुए कि किसी की एक चाहत, चाहे वह छोटे चीज़ की ही हो, साइकिल चलाने की चाहत, और उसकी फिर तैयारी किस रूप में की जाती है और उसके लिए जो व्यवस्थाएं की जाती है किस किस रूप में उन्होंने की। जब इस पूरी कथा को आप पढ़िएगा तो सारी विषय वस्तु आपके सामने आ जाएगी। और बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हुए, बहुत कोशिश करने के बाद भी अंततः वो साइकिल नहीं सीख पाते हैं। घटनाक्रम में यह बात ये बात जो उनका विशेष विषय वस्तु है कि साइकिल की सवारी, यानी उनको साइकिल सीखना था। पूरी व्यंग कथा में आपको यही बात आएगी कि उनको साइकिल सीखना था, क्योंकि वो चाहते थे कि साइकिल सीखे ताकि हमें तांगे का भाड़ा बार बार नहीं देना पड़े। उस समय सवारी के रूप में तांगे बहुत प्रसिद्ध थे और उस समय लोगों की आमदनी बहुत कम थी। तो ये चाहते थे कि साइकिल सीख जाए, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वह नहीं सीख पाए। तो वही घटनाक्रम में बताते हैं कि साइकिल का सीखना मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी हो गया क्योंकि मेरे अपने बच्चे साइकिल सीख गए तो मुझे लज्जा आती थी कि मैं नहीं सीख पाया। ऐसी कौन सी बात है जो मैं साइकिल नहीं सीख पाया। तो अचानक से फिर उन्हें उस उम्र में, उतनी उम्र बीत जाने के बाद भी साइकिल चलाने की इच्छा हुई और इसी जद्दोजहद में वो अपनी श्रीमती जी से, यानी अपनी पत्नी से, अर्धांगिनी से कुछ पुराने कपड़े की मरम्मत करवाते हैं ताकि गिरने पर वही फटे, नए कपड़े बर्बाद ना हो। इससे पता चलता है कि वो बहुत उद्योगी थे। यानी कि पूरा जो प्रसंग है व्यंग रूप में जो उनकी तैयारी थी और जो फिर उन्होंने गुरु रखा साइकिल सीखने के लिए, तिवारी जी का प्रसंग, उनके जो मार्गदर्शक थे उनका प्रसंग यानी गुरु के रूप में, उसके बाद चलाना, पहले दिन यूं ही लौट के आ जाना क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया था, दूसरे दिन टकरा के गिर जाना,
फिर लौट आना, तीसरे दिन चौथे दिन जाना और साइकिल चलाना सीख लेना, लेकिन साइकिल पे बैठना नहीं सीखना, ये प्रसंग। उसके बाद साइकिल चलाने के क्रम में मतलब हैंडल घुमाने में उनका कंट्रोल नहीं रहता है, फिर भी उनको ये खुशी है कि मैंने साइकिल चलानी सीख ली। ये वो यहाँ तक भी कल्पना कर लेते हैं, अगर मुझे अच्छे से साइकिल सीखनी आ जाएगी तो मैं ट्रेनिंग कॉलेज खोल लूँगा, मैं भी दूसरे को साइकिल सिखाऊंगा और 200-300 रुपये आराम से महीने के कमा लूँगा। इतना दूर तक वो चले गए थे, लेकिन वो साइकिल नहीं सीख पाए, बैठना नहीं सीख पाए। इस रूप में जो उन्होंने व्यंग लिखा है, ये अपने आप में एकदम जिस विषय वस्तु को वो लिखे हैं व्यंग के रूप में, सच में यह हंसी के पात्र वाला रूप है उनका। और क्या कहते हैं, अंत जो इस व्यंग कथा का जो अंत है वह और भी एकदम मजाक के अर्थ में है कि वो उनको साइकिल चलानी तो आती थी मगर उनको बैठना नहीं आता था। तो सामने से तिवारी जी आते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं, तो वो उनको हटाते हैं चिल्लाकर कि हटिए हटिए, बाएं हटिए, आपको पता है ना कि मुझे क्या कहते हैं हैंडल मोड़ने में उतना मतलब महारत हासिल नहीं है, आप हट जाइए, तो मैं अभी साइकिल चला रहा हूँ, मैं आपसे बात कैसे करूँगा। तो तिवारी जी कहते हैं क्या साइकिल चलाने वाले बात नहीं करते? तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, नहीं मैं बाद में करूँगा। कहते कहते वो आगे निकल जाते हैं और आगे निकलने के क्रम में वो खुश हैं कि मैं इतनी दूर तक साइकिल चला के आया, लेकिन कोई गाड़ी आने पर या कोई व्यक्ति आने पर वो अजीब सी घबराहट वो महसूस करते हैं, ऐसा उन्होंने प्रसंग में बताया है। और अंतिम में क्या होता है, सामने से तांगा आते रहता है और वो अपना बैलेंस वो सोचते हैं कि वो उनको पता है कि थोड़ा सा हैंडल मोड़ेंगे तो साइकिल साइड से निकल जाएगी, लेकिन वो एट ए टाइम वो हैंडल नहीं मोड़ते हैं और उनकी साइकिल और वो दोनों जाके तांगे के बीच में जाकर साइकिल भी जख्मी हो जाता है, वो खुद जख्मी हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो घर में होते हैं और बहुत सारी पट्टियाँ बंधी रहती है। अंतिम का मतलब बहुत ही ये मतलब छोटे छोटे मतलब शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने अंत जो किया है इनका बहुत स्पेशल किया है। तो अपनी पत्नी से वो सोचते हैं कि सारा दोष तिवारी जी पे मर दिया जाए, तो अपनी पत्नी को बोलने के चाहते हैं कि सारा दोष उन पे मर दिया जाएगा। तो उनकी पत्नी कहती है अब कैसे हैं? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक, मैंने कहा था ना कि साइकिल मत सीखिए, उनकी श्रीमती जी हमेशा उनको मना करती थी। तो मैंने कहा अरे मैं तो चला ही रहा था, सारा दोष तिवारी जी का था। तो उनकी पत्नी कहती हैं अरे आपको जो नहीं जानता है नहीं जानता है, तो मैं तो जान रही हूँ कि तिवारी जी का कोई दोष नहीं था, क्योंकि उस तांगे पर खुद मैं और बच्चे बैठे हुए थे। तो सामने से उनकी सारी फजीहत हो जाती है। वो जो तांगा रहता है उस तांगे पर उनकी पत्नी और उनके बच्चे ही बैठे रहते हैं। वो देखने के लिए निकली थी कि वह किस तरह से साइकिल चलाते हैं और साइकिल पे उनका कितना कंट्रोल है, और ये घटना घट जाती है। इस घटना के बाद वो ताउम्र कसम खा लेते हैं कि साइकिल अब नहीं सीखनी है। तो साइकिल की सवारी उनके लिए इतनी मुश्किल थी, तो इसलिए उन्होंने व्यंग रूप में यह कथा हमारे मतलब रचना के रूप में लाई। और एक आप कहेंगे कि इससे क्या सीख मिलती है? कोई भी जो पाठ आता है कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई सीख दे के जाती है। यहाँ पर उन्होंने अपनी स्थिति का वर्णन किया है कि कभी कभी बहुत छोटी सी चीज़ भी मतलब सीखने के लिए हम बहुत हिमाकत करते हैं, लेकिन हम नहीं सीख पाते। ऐसा हमारे साथ होता है, भले ये व्यंग कथा के रूप में हो, लेकिन ये जीवन की सच्चाई है। ठीक है, तो ये आपका पाठ परिचय हुआ। अब चलिए हम इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ चले, जो कि मतलब कि आप सबसे पहले इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब आपको प्रश्न अभ्यास बनाना और समझना दोनों आसान हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न अभ्यास की तरफ हम चलते हैं। तो हमने देखा कि साइकिल की सवारी एक कथा है, व्यंग कथा। मैंने उसका परिचय आपको साधारण अर्थ में बताया। यह कहानी शुरू होती है उनकी पंक्ति, भगवान ही जानता है जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। तो इस पंक्ति से ही वह यह जो कहानी है खुद पर
व्यंग है उनका। और इस कहानी के माध्यम से मैंने बताया कि यह संदेश वह दे रहे हैं कि कभी कभी कोई छोटी सी चीज़ भी जो कि एक साधारण अर्थ में आराम से सीखी जा सकती है, की जा सकती है, उसमें भी वह अंततः सफल नहीं होता है। तो अपने के तरफ पास ही वह व्यंग करते हुए इस प्रसंग में नजर आ रहे हैं। इस कथा या इस घटना का क्रम वह समय बताते हुए बता रहे हैं कि शायद 1932 के पहले की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया चलो साइकिल चलाना सीख ले। तो यहाँ पर जो पूरी कथा है उनके साइकिल सीखने और उसका पहले प्लान बनाने के लिए और उस्ताद रखने के लिए और अंततः सफल नहीं होने के लिए, और अंत में जो घटनाक्रम है वह भी व्यंग से भरपूर है कि वह अब अपने को बचाने में हैंडल नहीं मोड़ने के कारण वह क्या तांगे के नीचे आ जाते हैं और उनकी साइकिल और वे खुद जख्मी हो जाते हैं। तो यह जो पूरी कहानी है इसी प्रसंग में आगे बढ़ती है। तो शुरू में जब उनके मन में ये बात आती है कि मुझे साइकिल सीखना है, नहीं क्यों आती है ये बात उनके मन में, क्योंकि उनके लड़के चुपचाप यह विद्या सीख लेते हैं और सामने से सवार होकर निकल जाते हैं उनके सामने से। तब उन्हीं के शब्दों में अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। तो ये उनके मन को विवश कर देता है कि बच्चे सीख गए, क्या ज़माने भर में मैं ही फिसड्डी रह गया, सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गवार चलाते हैं, हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं। तो उनके मन में एक कामना हो जाती है कि मुझे भी साइकिल चलाने सीखनी है। आखिर इसमें मुश्किल क्या है? तो ये मन में एक दृढ़ संकल्प लेकर वह उसकी तैयारी करते हैं। और इसमें वह जो तैयारी करते हैं उसमें फटे पुराने कपड़ों का संकलन करना, अपने पत्नी को, श्रीमती जी को उसे ठीक करने के लिए देना। उसके बाद उनके मन में कामना होती है कि अगर कोई उस्ताद मिल जाए उसे सिखाने के लिए तो जल्दी सीख जाऊं। इसी क्रम में अपने दोस्त तिवारी जी से वह वार्तालाप करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे सिखा जाए। नहीं, उनकी पत्नी मना करती है कि इस उम्र में यह सब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वह जिद करते हैं कि क्यों ठीक नहीं है, मैं ज़रूर सीखूंगा। तो उनकी कामना के आगे उनकी पत्नी कुछ नहीं बोलती है और वो उसकी तैयारी में जुड़ जाते हैं। तो तिवारी जी एक उस्ताद का पता लगाते हैं जो 50 रुपये में 10-12 दिनों में सिखा देंगे। तो उनके लिए 20 रुपये की फ़ीस का तय होता है कि 20 रुपये लगेंगे और अगले दिन से आने की बात कही जाती है। अगले दिन वह पूरी रात सो नहीं पाते हैं और सुबह साइकिल सीखने की तैयारी में खुद को तैयार करते हैं। पत्नी के बार बार फिर भी मना करने पर वह कहते हैं कि नहीं, मुझे सीखनी है। तिवारी जी उस्ताद को लेके आते हैं कि पहले उन्हें पेशगी चाहिए, यानी एडवांस में पैसे चाहिए। तो अपने तरफ से वह दलील देते हैं कि लाखों के लिए भी वो अपना धर्म नहीं गंवाएंगे, ये 20 रुपये क्या बात है। लेकिन यहाँ पर भी व्यंग की पंक्तियाँ आई है, लेकिन वो जो उस्ताद हैं बिना पेशगी के सिखाने को तैयार नहीं होते हैं। अंत में उनको पेशगी दी जाती है और अगले दिन आने के लिए कहने को कहकर वह तैयार हो जाते हैं। रात भर वह सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है कि साइकिल की ही सीखनी है। वह सपना भी देखते हैं कि उनकी जो साइकिल है हवा में चल रही है। एक दृढ़ विश्वास उनके अंदर रहता है कि हम सीख ही लेंगे। सुबह वह पुराने कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं और इससे उनके स्वभाव का पता चलता है कि कितने उद्योगी हैं वो। और पहले ही दिन क्या होता है, बिल्ली रास्ता काट जाती है, कुछ लड़के छींक देते हैं, इसे अपशगुन मानकर वह लौट आते हैं। फिर अगले दिन वह जाने को रेडी होते हैं, मगर क्या होता है,
कुछ ना कुछ गलती उनसे हो जाती है। वह अचकन और पैजामा उल्टा पहन के चले जाते हैं। फिर अगले दिन भी हैंडल घुमाने के क्रम में वह साइकिल छोड़ देते हैं और साइकिल में कुछ खराबी आ जाती है। इसी जद्दोजहद में कहानी आगे बढ़ती है। अंततः उनके उस्ताद के द्वारा साइकिल चलाना तो वह सीख लेते हैं, मगर साइकिल पर बैठना नहीं सीख पाते। कोई अन्य पुरुष उन्हें साइकिल में चढ़ा देता है तो वह साइकिल चला लेते हैं। वो भी साइकिल क्या चलाएंगे, जो इस प्रसंग में उन्होंने वर्णन किया है अपनी दशा का, वह एकदम पूरी तरह से हंसाने वाली है। आप इस पूरी कथा को ज़रूर पढ़िएगा। तो क्या कहते हैं, वह मतलब बैठना नहीं चलाना सीखते हैं, वो भी बेतरतीब ढंग से, अच्छे ढंग से नहीं। तो इसी प्रसंग में कहानी आगे बढ़ते हुए अंतिम की एक घटना घटती है जो अपने आप में वह हंसी के पात्र बन जाते हैं कि मतलब हैंडल घुमाने के चक्कर में एक तांगा चलाने के क्रम में तिवारी जी उन्हें टोकते हैं कि मुझे कुछ बात करनी है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं आपसे बात कैसे करूँगा। तो तिवारी जी कहते हैं क्या साइकिल चलाते हुए बात नहीं की जाती है? तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं साइकिल चलाते हुए बात नहीं करता। वो आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक तांगा सामने से आ जाता है। वह सोचते हैं कि अगर हैंडल घुमा दूं तो मैं साइड से निकल जाऊंगा, लेकिन वो ऐसा करते नहीं हैं और अंततः वो और उनकी साइकिल दोनों तांगे के बीच में आ जाकर दोनों जख्मी हो जाते हैं। और ये एक बड़ी मज़ेदार बात होती है। वह सोचते हैं कि यह जो घटना हुई, और जब वो आंखें खोलते हैं तो वह अपने को घर में पाते हैं और ये वह सोचते हैं इस बात को भी दबा लिया जाए, छुपा लिया जाए और पत्नी से कहेंगे कि यह तिवारी जी की शरारत है, सारी गलती तिवारी जी की है। लेकिन एक मज़ेदार प्रसंग में ये कहानी ख़त्म होती है, क्योंकि वह जो तांगा होता है उस तांगे पर उसकी पत्नी और उसके बच्चे ही होते हैं। तो बड़ा ही सुंदर ढंग से पत्नी उनकी चोरी को पकड़ते हुए कहती है कि यहाँ तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता ना हो, उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देखाएंगे। तो हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। ये सुदर्शन जी की पंक्ति है, लेखक की पंक्ति है। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। और इस प्रसंग से यह कथा समाप्त होती है। तो मैंने पूर्ण व्याख्या आपको संक्षेप रूप में की। अब चलिए प्रश्न अभ्यास की तरफ मैं बता दूं, और पहले आप इस कथा को पूरी तरह से पढ़िएगा ताकि इसकी विषय वस्तु, इसके कथा के पात्र और जो आए हैं इसमें और जो घटनाक्रम हुई है उसकी जानकारी आपको हो जाए, ताकि अभ्यास बनाने में आपको सुविधा हो। ठीक है। पहला, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी? क्या यह धारणा सही थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। शुरुआत में ही उन्होंने इस धारणा का जिक्र किया है कि भगवान ने ये विद्याएं यानी साइकिल चलाना और हारमोनियम बजाना, ये जो विद्याएं हैं दोनों, वह क्या कहते हैं, एक से समय बचता है, दूसरे से समय कटता है, मगर यह मेरे प्रारब्ध में नहीं है। प्रारब्ध में मतलब भाग्य में नहीं है। कलयुग की ये दोनों विदाएं मेरे भाग्य में लिखी हुई नहीं है। ना साइकिल चला सकते हैं, ना बाजा बजा सकते हैं। और यह भी कहते हैं कि पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई। तो यह उनकी जो धारणा थी, मेरे हिसाब से अगर इनके तर्क में देखें तो यह बिल्कुल सही थी, क्योंकि अंत तक इन्होंने साइकिल चलाने की बहुत चेष्टा की, बहुत कोशिश की, तैयारी भी की, लेकिन अंततः इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि वह नहीं सीख पाते हैं। तो लेखक के तर्क में यह बिल्कुल सही है, यह धारणा उनकी बिल्कुल सही थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की? तो हमने कथा प्रसंग में आपको संक्षेप में विवरण भी किया। आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लेखक ने साइकिल सीखने के लिए पहले पुराने कपड़ों को लाकर अपनी पत्नी को, श्रीमती जी को देकर उसे ठीक करवाया। उसके बाद अपने दोस्त तिवारी जी के माध्यम से एक उस्ताद रखा और
सुबह सुबह नित रोज़ जाने के लिए उन्होंने अपने मतलब कि योजनाएं बनाई कि रोज़ जाकर मुझे सीखना है। और इससे उन्होंने क्या कहते हैं अपने आप को, अपने मनोबल को भी मजबूत किया। मुझे साइकिल सीखनी है। पत्नी ने उसे टोका कि आपसे नहीं होगा, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प लेकर मन में योजना बनाई कि ये मुझे सीखना ही है। इसी प्रकार की तैयारी उन्होंने साइकिल सीखने के लिए की। तीसरा प्रश्न है, लेखक के झूठ की पोल कैसे खुल गई? तो यह कविता का अंतिम प्रसंग है कि लेखक के मतलब तांगे के नीचे आ जाने पर, गिर जाने पर, जब साइकिल और वो दोनों जख्मी हो जाते हैं और जब आंखें खुलती है, जब खुद को घर में पाते हैं, तो वह सोचते हैं कि पत्नी से वह झूठ कह देंगे कि यह सब उनके दोस्त तिवारी जी की शरारत है। और वह ऐसा कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि यह सब तिवारी जी की शरारत है, मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो साइकिल ठीक ही चला रहा था। तो उनकी बात की पोल खुल जाती है, झूठ की पोल खुल जाती है, क्योंकि उस तांगे पर उनकी पत्नी और उनके बच्चे ही बैठे रहते हैं, जिसने अपनी आँखों से सारी इस घटनाक्रम को देखा था कि किस तरह अब लेखक सुदर्शन जी उनसे आकर टकरा गए थे और जख्मी हो गए थे। इस प्रकार उनके झूठ की पोल खुल जाती है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, किसने किससे कहा? कौन नंबर, कितने दिन में सिखा देगा? यह बात लेखक सुदर्शन जी अपने मित्र तिवारी जी से कहते हैं। नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। यह प्रसंग में आई है यह बात कि जब उस्ताद को लेकर तिवारी जी पहुंचते हैं कि इन्हें पहले पेशगी चाहिए, तभी ये सिखाने को राजी होंगे। उसी क्रम में यह बात उस्ताद किसे कहते हैं? लेखक सुदर्शन जी को कहते हैं। गौर नंबर, मुझे तो आशा नहीं है कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। यह पंक्ति क्या कहते हैं उनकी पत्नी, सुदर्शन जी की पत्नी श्रीमती जी लेखक से कहती हैं। गौर नंबर है, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहीं सीखेंगे। यह पंक्ति किस संदर्भ में आई है? जब पेशगी की रकम उस्ताद को मिल जाती है और अगले दिन साइकिल सिखाने की बात आती है, तो जब वो निकल जाते हैं तो अचानक से उनके मन में, लेखक के मन में आता है कि मतलब शहर में नहीं सीखनी है, शहर के मैदान में नहीं, लॉरेंस बाग के मैदान में सीखनी है। तो दौड़े दौड़े वो उस्ताद के पास जाते हैं और यह बात कहते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि यहाँ मैदान में, शहर के मैदान में उन्हें सब देख लेंगे, मेरी कमजोरी जान जाएंगे, इसीलिए वह लॉरेंस बाग के मैदान में सीखने की बात कहते हैं। यह बात लेखक अपने उस्ताद से कहते हैं। अब चलिए पाठ से आगे। बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक को गुस्सा आया। क्या लेखक का गुस्सा करना उचित था? अपना विचार लिखिए। बिल्कुल। अगर इस प्रसंग में देखा जाए, लेखक के प्रसंग में देखा जाए, तो बिल्ली का रास्ता काटना या बच्चे का छींकना, जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं या किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं, तो यह हमारी परंपरा में है, इसे अपशगुन माना जाता है। तो साइकिल सीखने की उनकी तैयारी और जो जज्बा था उनके अंदर और जो खुशी उन्हें महसूस हो रही थी पहले दिन, रात भर वो एकदम बहुत लंबे इंतज़ार में, बहुत आतुरता में वह इंतज़ार करते हैं सुबह का कि सुबह साइकिल सीखने हमें जानी है। और पहले दिन इस तरह की हरकत हो गई कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कोई बच्चे ने छींक दिया, तो गुस्सा आना लाजमी है। यह मानव का, मनुष्य का स्वभाव होता है और इसे अपशगुन माना जाता है, इसलिए यहाँ पर लेखक का गुस्सा करना बिल्कुल उचित है। ठीक है। दूसरा है, किसी काम को संपन्न करने में आपको किससे किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रहती है? किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते, हमें किसी ना किसी की सहायता लेने की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह परिवार के सदस्य हो, मित्र हो, समाज के कोई लोग हो या अन्य बाहर के भी कोई लोग हो। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो आपको अपने दिमाग से सोचकर कि किस चीज़ के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, अकेले वो काम हमसे संभव नहीं होता, तो आप ऐसी कोई घटना सोचकर उदाहरण के साथ
आपको लिखना है। ठीक है। व्याकरण, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करिए। यहाँ पर 4 मुहावरे दिए गए हैं और उसका वाक्य बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक बात आपको संकेत में बता दूं कि मुहावरों का जब हम वाक्य बनाते हैं तो मुहावरों का प्रयोग करते हुए उसका मतलब जो अर्थ है उसको स्पष्ट करते हैं। यानी यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब हम वाक्य बनाएं तो उसके अर्थ का ना बनाकर मुहावरों का ही बनाएं। जैसे मैदान में डटे रहना, यानी कि किसी भी युद्ध क्षेत्र में या किसी भी विशेष काम में एकदम लगातार बने रहना। ठीक है। तो भारतीय सैनिक सीमा में युद्ध के मैदान में डटे रहे, यानी कि एकदम शुरू से अंत तक लगे रहते हैं। हमने क्या देखा कि मैदान में डटे रहे बनाया या अंत तक बने रहे, मैंने ऐसा नहीं बनाया, मैदान में डटे रहे बनाया। भाव को स्पष्ट किया, अर्थ को स्पष्ट किया, लेकिन प्रयोग किया मुहावरे की पंक्ति का। दूसरा है मैदान मार लेना, जीत जाना। नहीं, इंडिया टीम यानी भारतीय क्रिकेट टीम 22 मैच में मैदान मार लिया, यानी मैच जीत गया। तो मैंने क्या किया, मैदान मार लिया, जीत लिया नहीं लिखा, स्पष्ट किया हमने अर्थ, लेकिन प्रयोग किसका किया, मुहावरे के पंक्तियों का। हाथ पांव फूलना, यानी किसी भी चीज़ विशेष घटना को देखकर डर जाना, बहुत डर जाना, सहम जाना। ठीक है। तो शेर को देखते हुए ही किसान के हाथ पांव फूल गए, तो यानी कि बहुत डर गया, एकदम हालत ख़राब हो गई। हाथ पांव फूल जाना मतलब हालत ख़राब हो जाना। तो यहाँ हमने हालत ख़राब का वाक्य नहीं बनाया, हाथ पांव फूलने का वाक्य बनाया। ठीक है। यही मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। दांत पीसना, बहुत गुस्सा करना। नहीं, मजदूर के काम नहीं करने पर जो उनके मालिक थे दांत पीस कर रह गए, यानी बहुत गुस्सा करके रह गए। तो मैंने बहुत गुस्सा करने का नहीं बनाया, दांत पीसने का बनाया। ठीक है। समझ में आया आपको। अब दूसरा है, उदाहरण के अनुसार 2 वाक्यों को एक वाक्य में बदलिए। एक उदाहरण भी दिया हुआ है। देखिए, श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाया, हमारी तरफ देखा। 2 वाक्य थे, मिला के क्या बन गया, श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाकर हमारी तरफ देखा। इसी तरह 2 वाक्य है, आपको मिला के बनाना है। जैसे उसी समय मशीन मंगवाया, उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। उसी समय मशीन मंगवाकर कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। ठीक है। उस्ताद ने हमें तसल्ली दी, चले गए। उस्ताद हमें तसल्ली देकर चले गए। ठीक है। साइकिल का हैंडल पकड़ा, चलने लगे। साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे। तो हमने मिलाकर एक वाक्य बनाया। कुछ गतिविधि है, साइकिल के अलग अलग हिस्सों पार्ट पुर्जे के नाम लिखिए। आप सभी बच्चों ने साइकिल जरूर देखा होगा, क्योंकि वह सुगम है। हर घर में साइकिल होती है, सड़कों पे हम लगातार साइकिल को देखते हैं। तो उनके पार्ट पुर्जे का किस किस पार्ट से वह बना है उसका नाम लिखना है। ठीक है। दूसरा है, हड़बड़ में गड़बड़ पर कोई किस्सा अपनी कक्षा में सुनाइए। क्या आपके साथ ऐसा घटित हुआ है कि हड़बड़ी में आपने कुछ गड़बड़ कर दी हो, या ऐसा कोई प्रसंग किसी दूसरे का, किसी परिवार का या किसी दोस्त का हड़बड़ में गड़बड़ करने वाला कोई प्रसंग हो, अपनी कक्षा में सुनाइए। तीसरा है, आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा, पूरी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये भी भाई आपके लिए है कि अगर आप साइकिल चलाना नहीं सीखे हैं तो अपने दोस्तों से पूछिए कि कैसे सीखा, या आपने सीख लिया है तो आपने कैसे सीखा उसका जिक्र आपको करना है। क्या तैयारी की थी, किससे साइकिल ली, या कहाँ से साइकिल मंगवाई, खुद की खरीदी या दोस्त की ली या पड़ोसी की ली या रिश्तेदार के लिए, किस प्रकार आपने साइकिल चलाना सीखा, इस घटना का वर्णन आपको करना है। ठीक है। तो यह पूरा प्रश्न अभ्यास समाप्त हुआ। तो आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा और मैं आपकी सहायक हुई होंगी। तो सर्वप्रथम आपको यह कथा पूरी तरह से पढ़ना है और अपने शब्दों में पूरे अभ्यास को बनाना है। ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। पूरा प्रसंग समाप्त हो गया साइकिल की सवारी का। चलिए
बाय।